इस खास पेशकश की तरफ सीमा पर हिंदुस्तान को चीन और पाकिस्तान से अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन भी सीमाओं को लेकर बार बार आंखें दिखाता है। सवाल है, अगर आज के तारीख में युद्ध हुआ, इन दो बिगड़ैल देशों से निपटने के लिए हिंदुस्तान के पास क्या प्लान है, क्या प्लान होना चाहिए, इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश, जिसमें सेना के रिटायर्ड अधिकारी बताएंगे कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो कैसे इन दोनों देशों को सबक सिखाते। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। अगर आप आज जनरल होते तो पाकिस्तान और चीन से कैसे निपटते? पाकिस्तान और चीन दोनों इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमने एक तरफ चीन, पहले मैं लेता हूं, वो सड़क बना रहे हैं हम। चीन के साइड पे कोई अभी तक मैकमोहन लाइन का नहीं हुआ, सो उसका बॉर्डर का पता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो चीन से बात करके और उनको बोलता कि ये देख लो, ये काफी अंदर है, ये हमारी जरूरत है और ये हम बनाएंगे। पहली बात, अगर मैं जनरल होता तो सरकार को ये एडवाइस करता, डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कि इसके ऊपर सियासत ना हो, इसके ऊपर किसी एक दूसरी पार्टी को, सभी को एक दूसरे के ऊपर पुरानी बातें मत करें। पूरा देश एक साथ एकजुट होकर फौज के पीछे खड़ा होके उनको जो उनकी कमी पेशियां दूर करें और उनको उत्साहित करें। और मैं दूसरी बात ये करता कि मैं अपनी जंग जो 71 की मैंने उधर लड़ी थी, जो कि हाजी पीर की तरफ, और पुंछ के अंदर मैं जो यूनिट कमांड की है, उसका फायदा लेते हुए, क्योंकि हमने ये नो वार नो पीस पोस्चर है, तो उतना ही हम नहीं चाहते जंग छड़े। क्योंकि मैंने एज ए जनरल होता तो सरकार की नीतियों पर ही चलना था, मगर सरकार की नीतियों पर भी चलते हुए मैं ये बताना चाहता हूं, इस स्थिति के अंदर हमारे पास भी, अगर हमने बीएसएफ को भी उसी सीमित रखना है मोटर फायर के ऊपर भी, तब भी ये हमारा जो पुंछ से लेकर कठुआ तक जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके अंदर हमारे पास ऐसे टारगेट हैं जो कि हम भी अपने मोटर के साथ उनको कड़ा ठोक के जवाब दे सकते हैं। अगर लड़ाई होती तो मैंने वही काम करना था जो एज ए कैप्टन किया था। पाकिस्तान ने हमारा एक बंकर उड़ाया और एक हमारा जवान, मेरा ऑपरेटर, शहीद हुआ। 71 की बात है, उरी सेक्टर में हमने पाकिस्तान के 16 बंकर उड़ाए, और जब आग लगती थी बंकर में तो भाग निकलते थे ये लोग। तो ये कार्रवाई करता मैं। देखिए, पाकिस्तान बेवजह की मुदखलात कर रहा है और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण कश्मीर का करने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ उसका तरीका यह है कि वो खुद फायर खोलता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमारे सिविलियन रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है, और उसके बाद दुनिया को दुहाई देता है कि यहां लड़ाई छिड़ रही है। अब दुनिया भी ये सारा समझ गई है। अगर मैं आज के दिन मुझे पाकिस्तान से डील करना होता तो मेरा ख्याल था कि यहां पे एस्केलेशन की जरूरत है। केवल जो स्मॉल आर्म्स फायर और मोर्टर से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। मेरा सोचना है, मेरा विचार है कि हमको पाकिस्तान को एस्केलेट करना पड़ेगा। तोपों, गोली का जवाब गोली से नहीं, गोले से देना पड़ेगा, तोपों से देना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े उससे ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को ये समझ आए कि इसके लिए ये लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं है, या ये लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं है। बगैर कीमत चुकाए वो इस प्रकार से दर्जे हरारत को नहीं बढ़ा सकता अपनी तरफ से, उसको कीमत निश्चित तौर से देनी होगी। जहां तक चीन का सवाल है, मेरा मानना है कि अभी तक चीन के सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, पिछले 40 साल से वहां कोई गोली नहीं चली है। इंट्रूजन होती रहती हैं, वो हमारे इलाके में आते हैं, जहां तक वो समझते हैं, उनका परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, और हम उनके इलाके की तरफ जाते हैं जहां तक हम समझते हैं कि हमारी परसेप्शन लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो स्थिति अभी इस पे अटकी हुई है। जरूरी है कि हमारा बॉर्डर सेटलमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो अभी तक हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान जैसे रोज आए दिन
वहां गोली नहीं चल रही, वहां लाशें नहीं गिर रही। 65 साल हो गए हैं, हमने डिफेंस इंडस्ट्री को इसलिए इंप्रूव नहीं किया। सच बात यह है, मेन इंडस्ट्री ही नहीं है आपकी, कोई इंजन ही नहीं बनाते आप। स्कूटर को लेके ऊपर चले जाइए, जब कुछ भी बनाने की क्षमता नहीं है तो आप एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने की बात करेंगे। कावेरी इंजन के ऊपर रो रहे हैं, एलसीए पीछे 25 साल पीछे रह गया है आपका प्रोग्राम। ये इसलिए है क्योंकि हमारी बेसिक इंडस्ट्री नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर मैं जैसे कि आप कहने अगर हम जनरल होते तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अवगत करा दे कि हमारी कमियां ये हैं, इस पे विचार विमर्श करते मेन सिक्योरिटी बॉडी को, जिसके अंदर डिफेंस और टेक्निकल पीपल लोग बैठे हो, ना कि ब्यूरोक्रेटिक फोर्स बैठी हो, ताकि वो हर काम को ब्यूरोक्रेटिक टैंगल में डाल दे। और फिर प्राइम मिनिस्टर को इससे अवगत कराए कि जितनी जल्द से जल्द आप अपनी इंडस्ट्री को तगड़ा करेंगे, इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम लाएंगे और अपना लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स पूर्ण करेंगे, तब तक आप इस लायक नहीं रहेंगे कि दुश्मन को फेस करें। आपको यूथ प्रोग्राम्स में अपने देश के युवाओं को ये बताना पड़ेगा कि फौज की और सिक्योरिटी की अहमियत क्या है, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अंत में जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको इस समय प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि आप उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अब थोड़ा कम करिए। अगले 7-8 साल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत इम्तिहान का समय है, उसको पूरा करना होगा सब कुछ जुट के, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे अपनी पार्टी हो, इनकी जो भी पार्टियां हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब तक इस सीरियसनेस के साथ काम नहीं होगा, मेरे ख्याल से हम पीछे रह जाएंगे और हमको बहुत प्रॉब्लम आएगी। किसी भी जनरल के लिए ये जरूरी है कि पहले वो लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं। तो उसका पहला सवाल होगा गवर्नमेंट से कि जो उसको हथियार चाहिए, जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो उसको हवाई जहाज चाहिए, मिसाइल चाहिए, वो पूरे होना चाहिए, ताकि अगर किसी किस्म की लड़ाई का मौका है तो वो अच्छा जवाब दे सके। तो देश के 4 जनरल्स और विंग कमांडर के सामने दूसरा सवाल था कि हम कितने मजबूत हैं और हमारी क्या खासियतें हैं। इस पर हर किसी का जवाब अलग था। हम कितने मजबूत हैं और हमारी क्या क्या खासियत है? मजबूत तो हम बहुत हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी प्लानिंग है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी ठोस है। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री सारे चीफ्स को बुलाया है, तो मेरा ख्याल है कि चीफ्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। चीफ्स को बुलाने के लिए तो कॉन्फ्रेंस होती है तो करो, नहीं तो जो प्लान होता है वो गवर्नमेंट का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वो बताती है कि ये हमारा है, आप बताओ हमारा क्या है और तीनों प्लान प्रोड्यूस करो। तो वो प्रोड्यूस अब शायद होंगे। और पाकिस्तान आपने देख लिया है, मुशर्रफ का है ही नहीं, कोई हक ही नहीं है, वो तो ट्रीजन के वास्ते बाहर फेंका हुआ है। लेकिन जो हमें तकलीफ होने वाली है वो ISIS में हो सकती है, बड़ी जबरदस्त हो सकती है, पूरे हिंदुस्तान को वो इफेक्ट कर सकती है। इसलिए 3 चीफ्स को मिलना बहुत अच्छी बात है, उनको पता लग जाएगा कौन है क्या है। लेकिन जो चाहिए वो गवर्नमेंट को पहले लिखना पड़ता है कि ऐसे हमें चाहिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बैठती है, वो डिसाइड करती है कि ये हमें चाहिए, और फिर हम वो चीफ ऑफ स्टाफ को भेजते हैं कि बताओ कि कैसे करना है। हमारी खासियत हमारी फौज के बहादुर जवान हैं, जो कि हर टाइम सन 47 देश की जब ये 2 हिस्से हुए उससे लेकर जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो सब मैं उसको पूरा क्रेडिट मान अपने जवानों को देता हूं, जिन्होंने कि शहादत देकर भी देश की आन शान को कायम रखा। वो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। ये पुराने सेना मुखी ने बोला था कारगिल के अंदर, जो हमारे पास है उसके साथ लड़ेंगे, उसके साथ लड़े और जीते। और मुशर्रफ को और नवाज शरीफ जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अमेरिका जाकर घुटने टेकने पड़े, 6 घंटे तक उधर खड़े रहे थे। राष्ट्रपति ने उनको बाद में जाके टाइम दिया। 10 साल जो पिछले यूपीए के थे उसमें हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राह नहीं है कि उन्होंने बहुत स्लो डाउन कर दिया, खासकर हमारी एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन
आर्मी में तोपें जो लानी थी वो नहीं लाई गई, स्मॉल आर्म नहीं लाए गए, बहुत सारा सामान जो है रिहायशी वो नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हम बिल्कुल स्थिति में हैं पाकिस्तान से डील करने के लिए, पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए। अगर आज युद्ध होता है, आज की तारीख में युद्ध होता है, तो पाकिस्तान और चीन को हमारी सेना के ये पूर्व अधिकारी कहां खड़ा देखते हैं, ये बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। फिर स्वागत है, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारी सेना के पूर्व उच्च अधिकारी, उनका प्लान क्या है। अगर आज की तारीख में युद्ध होता है तो उन्हें क्या लगता है कि कैसे सामना किया जा सकता है। अगर आज युद्ध होता है तो पाकिस्तान और चीन को हमारी सेना के ये पूर्व अधिकारी कहां खड़ा हुआ देखते हैं। ज्यादातर जवाब में इन्होंने पाकिस्तान से तो नहीं, लेकिन चीन से हिंदुस्तान को बड़ा खतरा बताया। पाकिस्तान और चीन हमारे सामने कितने मजबूत और कितने कमजोर हैं। हर चीज जो होती है वो होता है कि वॉर वेस्टेज रिपोर्ट रिजर्व्स के साथ होता है। हमारी फौजें तैयार हैं, 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन अगर हमने उसको सस्टेन करना है तो वॉर वेस्टेज रिजर्व, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या है, 10 दिन की 15 दिन की, उनको रेज करना पड़ेगा और वो होगा। पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ मायने नहीं रखता, उसकी फौज भी कम है, उसकी कमिटमेंट ऐसी है, नॉर्थ वजीरिस्तान, फिर उसके अंदर अंदरूनी स्थिति इतनी खराब है कि उनकी फौज तकरीबन 1.5 लाख फौज उनके उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर लगी हुई है। दूसरी, उनको आतंकवादियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। इस बहुत सारी जथेबंदियां हैं और अगर लड़ाई करते हैं तो उनको वो हालत से भी बद से बदतर होगी, वो तो बहुत बुरी हालत होगी उनकी। मगर जहां तक चीन का सवाल है, चीन हमारे से ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी ज्यादा है, उनके पास फौज भी ज्यादा है, उनका बजट भी ज्यादा है, जवान हमारे तगड़े हैं। हम अभी ध्यान दे रहे हैं उस इलाके के अंदर, मगर चीन का वो जो जंग 62 में हुआ था वो स्थिति पैदा नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। ये खास पेश फिर स्वागत है। लड़ाइयां जबान से नहीं, हथियारों से लड़ी जाती हैं, लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी कमियां क्या हैं। सुनिए सेना के जनरल्स की जुबानी। पाकिस्तान और चीन के आगे हमारी क्या खामियां हैं। असेसमेंट दुरुस्त नहीं हो रही। थ्रेट असेसमेंट एक बड़ी भारी चीज है जो कि पूरे पहले चीफ ऑफ स्टाफ जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, एयर स्टाफ, वो सब बैठते हैं, वो करते हैं। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को हम ब्रीफ करते हैं। मुझे याद है मैं डीजीएमओ भी था और हम पूरे कैबिनेट को ब्रीफ करते थे कि जी ये है चीन का, ये है पाकिस्तान का, हमें बताते थे, हम डिस्कस करते थे, उसको फाइनलाइज करते थे। तो सेना के पूर्व आला अधिकारियों का ये है एक्शन प्लान चीन और पाकिस्तान को लेकर। फिलहाल इस पेशकश में